हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो बड़ी खबरें आ रही है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सेना फिर ताइवान पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा, चाइना खुल गई तगड़ी वाली पोल। बताएंगे दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर, चाइना का हो गया पर्दाफाश। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में 44 साल बाद अब इमरान खान का होगा जुल्फिकार वाला हश्र, पाकिस्तानी सांसद की मांग ने डराया। जी हाँ, बताएंगे विपक्ष के नेता रियाज अहमद खान की संसद में बड़ी मांग, इमरान खान को खुलेआम फांसी दे देनी चाहिए। जी हाँ, जिसके बाद इमरान खान का क्या रहा रिएक्शन, सबसे पहले आपको बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहां किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर, इस तारीख को मिलेंगे 2000 रुपए। साथ ही साथ पैन कार्ड धारकों को बड़ी खबर, आधार कार्ड से लिंक से जुड़ी सारी जानकारी बताने वाले, तो बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां दुनिया की सबसे बड़ी सेना फिर ताइवान पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा, चाइना खुला पोल। बता दें, ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने पिछले दिनों कहा था कि उनका देश चीन के साथ अब जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ताइवान अब चीन की सेना के खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने ये भी चिंता जताया है कि साल 2027 ताइवान के लिए चिंता का सबब बन सकता है। चीन और अमेरिका के बीच संबंध रसातल में पहुंच चुके हैं और कई विश्लेषक इसको लेकर सहमे हुए हैं। बता दें, चीन आज अपने 90% हथियार खुद बनाता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन युद्ध का अनुभव नहीं होना है। ताइवान पर हमला करने पर चीन को शहरों में सबसे ज्यादा जंग लड़ना होगा। ताइवान की 90% आबादी शहरों में रहती है। चीन रशिया के अनुभव पर ज्यादा फोकस कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की सेना के पास युद्ध का लगभग कोई अनुभव नहीं है। जी हाँ, चीन ने आखिरी बार साल 1979 में वियतनाम पर हमला बोला था और चीन अब अपनी सेना को युद्धक ट्रेनिंग बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के लिए एक और बड़ा संकट भ्रष्टाचार है। चीन के नेता इस चुनौती को जानते हैं और इस वजह से सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ताइवान पर हमला करना आसान नहीं होगा, यानी खुद चाइनीज पीएलए यानी चाइना की सेना ये मानती है कि ताइवान पर हाल के समय में युद्ध जीतना थोड़ा भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में जब चाइना की सेना भी यही बात मानती है तो उनको हकीकत पता है कि आज सेना कहां लाई करती है चाइनीज। अगर वहीं भारत की सेना की बात करें दोस्तों, तो भारत को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है भारतीय सेनाओं को, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, वो भी लगातार एक ही समय में 4-4, 5-5 और 8-8 देशों में हमारे भारतीय सेनाओं ने ट्रेनिंग ली है, जो कि बहुत बड़े मील का पत्थर भारतीय सेनाओं ने पार किया है। ऐसे में इंडियन आर्मी वर्ल्ड्स नंबर 1 आर्मी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान में 44 साल बाद अब इमरान खान का होगा जुल्फिकार वाला हश्र। पाकिस्तानी सांसद की मांग ने इमरान खान और इमरान खान के समर्थकों को डरा दिया। जी हाँ, इमरान को खुलेआम फांसी दे देनी चाहिए। विपक्ष के नेता जुल्फिकार रियाज अहमद की संसद में खुलेआम मांग। बता दें, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कभी शांति कायम नहीं रह सकती। 3 बार तख्ता पलट देखने वाले इस मुल्क में अब एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी देने की मांग उठाने लगे हैं। एक सांसद की इस मांग ने पाकिस्तान के मामलों के जानकारों को वो दौर याद दिला दिया है जब पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। भुट्टो की फांसी इस देश का वो काला इतिहास का दिन रहा जिसका जिक्र करने से हर कोई बचता है, लेकिन हालात और इतिहास फिर से उसी मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर भुट्टो और इमरान की तुलना की जाने लगी है। बता दें कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा में विपक्ष के नेता राजा रियाज अहमद खान ने सोमवार को एक अजीबोगरीब मांग कर डाली। उन्होंने इमरान खान को खुलेआम जमानत देने वाले कोर्ट के फैसलों की आलोचना तो की, साथ ही साथ पूर्व पीएम को सबके सामने फांसी तक देने की मांग कर दी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। उनके शब्द कुछ इस तरह थे कि इमरान खान को सबके सामने फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन अदालतें उनका ऐसा स्वागत कर रही हैं जैसे कि वो उनके दामाद हों। इस मांग से अलग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के मुखिया इमरान पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और 60 के तहत केस भी दर्ज कर दिया गया है। इस केस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और इस एक्ट के तहत दर्ज केस में दोषी साबित होने पर या तो मौत की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद होती है। रियाज अहमद यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि अगर जज इस यहूदी एजेंट से इतने ही खुश हैं तो उन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, उन्हें इसमें शामिल होकर पीटीआई
के टिकट पर चुनाव भी लड़ना चाहिए। रियाज अहमद ने आगे कहा कि इन लोगों की जगह पर उन जजों को लाया जाना चाहिए जो गरीबों को न्याय दे सके। इमरान खान के समर्थकों द्वारा पूरे पाकिस्तान में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बारे में बोलते हुए राजा रियाज ने कहा कि पूरा सदन शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है। जी हाँ, इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बिगड़े हालात पर मरियम नवाज का भी बयान, कहा जो इमरान खान ने किया वो आतंकी भी नहीं करते। जी हाँ, मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए इमरान खान और उमर अता बंदयाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज इमारत के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। मैं उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस है उनसे पूछती हूँ कि क्या आप लोगों के इस जमावड़े को देखकर खुश हैं? आइए उमर अता बंदयाल साहिब, पाकिस्तान के इन असल लोगों को देखिए, ये आज यहाँ आपसे सवाल करने आए हैं। जी हाँ, मरियम ने बंदयाल पर पाकिस्तान में न्यायिक मार्शल लॉ थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज जब सेना लोकतंत्र और पाकिस्तान के संविधान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान में 5वां मार्शल लॉ, न्यायिक मार्शल लॉ इस इमारत से थोपा जा रहा है। हम जजों, न्यायपालिकाओं और कानून का सम्मान करते हैं। आज हम उन जजों की बात नहीं करेंगे जो कानून और संविधान का पालन करते हैं। यानी कि दोस्तों, विपक्ष एक साइड होकर के मूक दर्शक बनकर देखता रह गया और जो सत्ता में बैठे हैं पाकिस्तान में, वो सभी इमरान खान पर इस प्रकार से हमलावर हो चुके हैं कि इमरान खान को कोई बहुत बड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर कौन सही कौन गलत है? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और वीडियो का जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां क्या तुर्की राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भारत के लिए निराशाजनक है? क्या कहते हैं भारत के एक्सपर्ट? जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से रविवार को तुर्की में हुआ मतदान और चुनावी नतीजे इस साल की अभी तक सबसे बड़े महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जी हां, जिसके व्यापक असर दुनिया पर पड़ सकता है। चुनाव से पहले लगातार पश्चिमी मीडिया में दावे किए जा रहे थे कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान चुनाव में हार सकते हैं, क्योंकि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में तुर्की में राजनीतिक ध्रुवीकरण और इस्लामिक राजनीति अमेरिका की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भयानक उदाहरण स्थापित रहा है। तुर्की में होता इस्लामीकरण अमेरिका के ग्लोबल साउथ नीति को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में सबसे खराब स्थिति से गुजर रही है और यूक्रेन युद्ध में रशिया का परोक्ष तौर पर समर्थन और एर्दोगान की पुतिन से करीबी ने अमेरिका को परेशान किया है। आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ एशिया अफ्रीकी देश और दक्षिणी अमेरिकी देशों को कहा जाता है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को रखा गया है। बता दें कि उम्मीद थी कि एर्दोगान इस बार हार जाएंगे, लेकिन रविवार को आए चुनावी नतीजे पश्चिमी के साथ साथ भारत को भी निराश करने वाला है, क्योंकि उम्मीद से बढ़कर एर्दोगान का प्रदर्शन रहा और उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोटों की तुलना में 49.5% हासिल किए हैं। हालांकि आधा प्रतिशत से चूकने की वजह से अब फिर से 28 मई को मतदान होगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि राउंड अप चुनाव में एर्दोगान जीत हासिल कर लेंगे और फिर से राष्ट्रपति बन जाएंगे। जी हाँ, ऐसे में स्वीडन में भारत के राजदूत रह चुके अशोक सज्जन हर का कहना है और मानना है कि एर्दोगान का जीतना भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। उन्होंने वन इंडिया हिंदी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एर्दोगान का जीतना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सही नहीं होगा। ऐसे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्यों सही नहीं होगा दोस्तों, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बात करते हैं खबर की। G7 में प्रमुखता से उठाए जाएंगे चीन के आक्रामक बर्ताव तथा यूक्रेन जंग जैसे मुद्दे। बता दें, दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G7 के इस सप्ताह होने जा रहे शिखर सम्मेलन में 8 अन्य अतिथि देश भी हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में चीन के आक्रामक बर्ताव तथा यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण जैसे मुद्दों के प्रमुखता से उठने की उम्मीदें हैं। G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जापान कर रहा है और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोमोरोस तथा कुक द्वीप समूह को इसमें आमंत्रित किया है। विश्लेषकों के अनुसार किशिदा को उम्मीद है कि ये देश चीन के आक्रामक बर्ताव तथा यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वो अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ ही विकासशील देशों के साथ भी मजबूत संबंध चाहते हैं तथा परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में भी प्रगति चाहते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया और रशिया जैसे देशों से बढ़ते परमाणु खतरों के मद्देनजर ये मुश्किल होता प्रतीत हो रहा है। ऐसे में भारत के अपीयरेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा, ताकि भारत अच्छा प्रदर्शन कर सके और अपनी बात जोरों शोरों से रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 3200 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाने वाले आशुतोष दीक्षित बने इंडियन एयरफोर्स
के नए डिप्टी चीफ आखिर कैसे, बता दें। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयरफोर्स का नया डिप्टी चीफ एयर मार्शल नियुक्त किया है। आशुतोष दीक्षित एयर मार्शल एपी सिंह की जगह अब ये पद संभालेंगे। एयर मार्शल एपी सिंह ने जनवरी में डिप्टी चीफ एयर मार्शल का पदभार संभाला था। डिप्टी चीफ एयर मार्शल का पदभार ग्रहण कर चुके आशुतोष दीक्षित इंडियन एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। आशुतोष दीक्षित को 20 से अधिक विमानों को चलाने का अनुभव है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने MiG-21, MiG-29, मिराज 2000 समेत 20 से अधिक विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने का अनुभव है। आशुतोष दीक्षित की 138 कोर्स के हिस्से के रूप में 6 दिसंबर 1986 को नियुक्त किया गया। 23 साल की सर्विस पीरियड में 32,000 घंटे की उड़ान भर चुके हैं। ऐसे में आशुतोष दीक्षित जी को इसके लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। दोस्तों चलता अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली में तालिबान के नए राजदूत की नियुक्ति का दावा था फर्जी। अफगानिस्तान दूतावास ने इस पर क्या कहा आपको बता दें। भारत में तालिबान के नए राजदूत की नियुक्ति को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि तालिबान ने भारत में राजदूत को चार्जे डी फेयर के रूप में नामित किया है, लेकिन सोमवार को अफगानिस्तान दूतावास ने इस बात का खंडन कर दिया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मुमद्दजे इस परिस्थिति स्पष्ट की है। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने अपने वर्तमान ट्रेड काउंसलर कादी शाह को भारत में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया है। टोलो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस खबर के दावे को प्रसारित किया, जिसमें कहा गया कि जिसमें मुमद्दजे समेत 3 राजनयिकों के नियुक्ति की बात कही गई है। बहरहाल अब तालिबान ने बयान जारी करके बताया है कि ये पूर्ण रूप से गलत है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाखंडी कहने पर पाकिस्तानी सेना अधिकारी पर भड़के इमरान खान, कहा खुद की राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बना लेते। बता दें इमरान खान ने देश के नाम अपने पहले संबोधन में सेना के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और सेना अधिकारी को राजनीति में आने के लिए अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि आप राजनीति में कूद गए हैं, आप अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं बना लेते। बता दें कि आज के ही दिन लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की पेशी होनी है और उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। ऐसे में उनको वहां से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी हां, अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी। इमरान खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीवी भी थी, जिन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में उच्च न्यायालय ने 23 मई तक अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया है कि एलएचसी ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में बुशरा बीवी को 23 मई तक अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां जयशंकर ने स्वीडन में भारतीय समुदायों के साथ की बातचीत। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने स्वीडन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की और यूरोपीय संघ यानी ईयू एवं हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय मंच के लिए स्टॉकहोम की अपनी यात्रा के दौरान भारत में जारी बदलावों को रेखांकित किया। जयशंकर जी यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय मंच में शामिल होने के लिए स्वीडन के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने रविवार को शाम को ट्वीट किया, स्वीडन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करके खुशी हुई। हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में मैंने उन्हें हमारे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में हुई प्रगति से अवगत कराया है। इस दौरान उन्होंने नार्डिक देश की राजधानी स्टॉकहोम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया, जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल विदेश मंत्री ने हिंदी मुहावरे का जिक्र किया कि आपके मुंह में घी शक्कर, इस पर जमकर तालियां बजी। जयशंकर जी विदेश के मंत्री के रूप में पहली बार स्वीडन की यात्रा पर गए हैं। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग हिंदी को फॉलो करते होंगे, हिंदी भाषा को, लेकिन आप जानते हैं एक टर्म है जिसमें कहा जाता है कि आपके मुंह में घी शक्कर। हालांकि वीडियो से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विदेश मंत्री ने इस तरह का मुहावरा क्यों कहा, लेकिन उनके इस मुहावरा कहने के बाद लोगों ने जोर जोर से ठहाके लगाए। साथ ही साथ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें गॉगल्स पहनकर स्वीडन के रक्षा मंत्री से जयशंकर जी ने खिंचवाई फोटो, जिसके बाद तरह तरह के लोग जयशंकर जी से कह रहे हैं आखिर कहां से खरीदा सर, हमें भी बता दीजिए। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया से जारी संघर्ष के बीच फ्रांस ने की बड़ी घोषणा, यूक्रेन को देगा दर्जनों हथियार बंद वाहन। बता दें रशिया के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पेरिस की यात्रा की। यहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। इस बीच फ्रांस ने कल यानी सोमवार को यूक्रेन की सेना को दर्जनों हल्के टैंक और हथियार बंद वाहन देने की घोषणा की है। अपने संयुक्त बयान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेनी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रशिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों का आह्वान किया। बयान में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में फ्रांस दसियों बख्तरबंद वाहनों और MX-10 RC सहित हल्के टैंकों के साथ कई बटालियनों को प्रशिक्षित और लैस करेगा। पेरिस रूसी हमलों के खिलाफ अपनी आबादी की रक्षा के लिए यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं का भी समर्थन करेगा। यूक्रेन और फ्रांस ने रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का नए सिरे से संकल्प जताया है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां फॉक्सकॉन करेगी भारत में 400 करोड़ का निवेश, 25,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। बड़ी अच्छी खबर। ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन हैदराबाद में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में 4,116 करोड़ बोले तो $500 मिलियन का निवेश करेगी। इससे 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 200 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां ईरान को 50 साल बाद मिलने जा रहा रशिया का हवाई योद्धा सुखोई 35 इजराइल का बनेगा ये काल। बता दें, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान को अगले सप्ताह रशिया के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई 35 मिलने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया और ईरान के बीच रक्षा, आर्थिक और ऊर्जा संबंध बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। ईरान ने हजारों की तादाद में अपने ड्रोन विमान रशिया को दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि इसके बदले में रशिया उसे सुखोई 35 फाइटर जेट देने जा रही है। ईरान को करीब 50 साल बाद पहली बार कोई अत्याधुनिक फाइटर जेट मिलने जा रहा है। सुखोई 35 फाइटर जेट चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और मुख्यतः इसे हवा में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनाया गया है। मार्च में ईरान के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने स्वीकार किया था कि उसने रशिया के साथ इन विमानों की डील की है। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां चुनाव हारते ही मोदी सरकार ने चला नया दांव, कर्नाटक के डीजीपी को ही बना डाला सीबीआई का मुखिया। कांग्रेस ने किया इसका विरोध। बता दें, 10 सालों तक सत्ता पर काबिज रही भाजपा के हाथ से कर्नाटक की कमान छूट चुकी है। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा और जेडीएस को चारों खाने चित कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 136 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। भाजपा अब अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। भाजपा एक तरफ जहां हार के वजहों को तलाश रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कर्नाटक को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला भी ले लिया है। दरअसल चुनावी मतगणना के दिन ही केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक की थी। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ मौजूद थे। सीबीआई के नए निदेशक के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 3 नामों का पैनल तैयार किया गया था, लेकिन कमेटी ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब उन्होंने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद का नाम आगे बढ़ाते हुए हरी झंडी दे दी। वो 2 साल तक इस पद पर सेवाएं देंगे। 25 मई को वो नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, क्योंकि इसी दिन मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बहरहाल कर्नाटक के डीजीपी को ही सीबीआई का मुखिया बना देना, इससे आप क्या समझ पाते हैं दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का तंज, कहा कि वोट कभी भी पोस्टर बैनर से नहीं मिलते। जी हां, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी ने सोमवार को कहा कि वोट पोस्टर बैनर से नहीं मिलते, बल्कि सेवा की राजनीति के आधार पर जनता के वोट हासिल किए जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने यह बात कही। गडकरी ने कहा कि उन्होंने पिछला चुनाव बहुत कठिन निर्वाचन क्षेत्र यानी नागपुर से लड़ा था। तब लोगों ने उन्हें वहां से चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी थी, लेकिन वो दृढ़ संकल्प होकर साथ आगे बढ़े और जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि अब मैंने फैसला किया है कि अगले चुनाव में मैं कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा या कुछ भी इसी तरह का काम नहीं करूंगा। जो लोग मुझे वोट देना चाहते हैं वे ऐसा करेंगे और जो नहीं देना चाहते हैं वे कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां खड़गे के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक रही बेनतीजा। कर्नाटक सीएम के नाम पर आज फिर होगा मंथन। जी हां, कर्नाटक का सियासी संशय खत्म नहीं हो पा रहा। सोमवार चली बैठक के बाद भी कांग्रेस आला कमान ये डिसाइड नहीं कर सका है कि नए जीते राज्य में मुख्यमंत्री किसे बनाए। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही इस पद के लिए अपनी अपनी योग्यता का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सीएम पद का निर्णय लेने के लिए आला कमान लगातार मीटिंग कर रहा था। कल रात 10 बजे मीटिंग खत्म हुई और खड़गे आवास जो भी दिग्गज पहुंचे थे वो लौट आए। हालांकि सीएम पद की चर्चा खत्म नहीं हुई है। मंगलवार यानी आज शाम को फिर से पर्यवेक्षक मीटिंग करने पहुंचेंगे। इसी बीच सामने आया है कि डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश कुमार शाम 8:30 बजे के करीब कल दिल्ली पहुंचे और सीधे खड़गे आवास पहुंचकर उनसे बात की। कहा यह जा रहा है कि यहाँ उन्होंने भाई शिव कुमार को सीएम पद दिए जाने को लेकर बात की है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां ममता बनर्जी ने तैयार किया
2024 का रोड मैप, कहा कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत होगी हम वहां उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस को 200 सीटों पर समर्थन देने को राजी हुई ममता बनर्जी। बता दें कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है जहां वे मजबूत हैं। इसके अलावा ममता ने कहा कि कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी होगी। बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के आम चुनाव का फार्मूला तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच बातचीत शुरू करना चाहती है। राज्य सचिवालय नवन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना ही ज्योतिषी हूं, मैं नहीं कह सकती कि भविष्य में क्या होगा। ऐसे में दोस्तों ये तो रही विपक्ष की खबरें जो आपस में साठ गांठ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये सवाल अगर हम पूछें कि ऐसा सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट कारण क्या रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपना दमखम नहीं दिखा सकी और कर्नाटक का चुनाव हार गए, ऐसे में क्या सबसे बड़ा कारण वो रहा होगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है, तो हर एक लोग कमेंट करें, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे, देखते हैं आपके क्या विचार है इस पर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं जहां बाबा बागेश्वर ने किया ऐलान, फिर आएंगे बिहार, गया में लगाएंगे दरबार, कहा यहां धधक रही हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला। जी हां, कहा पहले जाएंगे गया फिर आएंगे पटना। बता दें बिहार की राजधानी पटना पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो एक बार फिर बिहार आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जिस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, इसके बाद बाबा ने ऐलान किया कि वो एक बार फिर बिहार आएंगे। बाबा ने कहा कि वो अगली बार सितंबर महीने में बिहार के गया में दरबार लगाएंगे, तब वहां इससे भी ज्यादा भीड़ जुटेगी, उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहार में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज्वाला धधक रही है, हिंदुओं में अगर कहीं एकता देखनी हो तो वो बिहार आकर देख ले। जी हाँ, बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहार के बारे में ना जाने क्या क्या कहा जाता था, लेकिन बिहार के लोग उससे विपरीत हैं, वो भक्ति से भरे हुए हैं। बाबा ने अपने अंदाज में कहा कि बिहार के पागलों कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश राममय हो जाएगा। जी हाँ, बहरहाल बागेश्वर धाम बाबा बोले तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ जहां किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर, इस तारीख को मिलेंगे 2000 रुपए। जी हाँ, देश के करोड़ों किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 14वीं किस्त के 2000 रुपए इस महीने के आखिरी में आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के 26 से 31 मई के बीच किसी भी दिन किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ सकता है। हालांकि इस तारीख की भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि पीएम किसान योजना की पिछली 13वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की गई थी, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें योजना का फायदा नहीं मिल पाया है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं और ये पैसे हर किसानों को किस्तों में दिए जाते हैं। हर 4 महीने में ये एक किस्त दी जाती है 2000 रुपए की। बहरहाल 14वीं किस्त से पहले क्या आपको सारी किस्तें मिल चुकी हैं दोस्तों? क्या ऐसे भी कोई है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले की किस्तें नहीं मिल पाई हैं? वो कमेंट में लिखकर अपनी दिक्कत जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।